साथियों नमस्कार। एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत और विकास के सिद्धांतों में हम आगे बढ़ते हैं। विकास का जो एक नवीन सिद्धांत है वो बहुत बार पूछा जाता है कि विकास पूर्व कथनीय होता है। हमने सुना होगा कई बार कि पूत के पग क्या दिख जाते हैं, पालनीय में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो विकास की क्या की जा सकती है, पहले से संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो मतलब पहले से हम बता सकते हैं कि बालक किस दिशा में जाएगा और इसकी उन्नति किस तरीके से होगी। तो विकास की क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी संभव है। विकास क्या होता है, पूर्वानुमेय होता है, यानी पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बालक किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है और किस दिशा में वो उन्नति करने वाला है या किस आयाम में वो अधिक सक्षम होने वाला है। दूसरा जो व्यक्ति विकास का जो सिद्धांत है, इसमें विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता जताई जाती है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो हम कहते हैं कि वे माता किसी भी आदमी को क्या बनाती है, प्रत्येक दूसरे आदमी से अलग बनाती है। वे माता ने अलग अलग लेख लिखे हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जिसको हम राजस्थानी साहित्य में भौ माता कहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान ने ही व्यक्तिगत विभिन्नता बनाई है कि प्रत्येक बालक अपने पास वाले दूसरे बालक से क्या होगा, भिन्न या विशिष्ट होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक बालक या मानव विशिष्ट होता है। इसका मतलब ये किस सिद्धांत पर आधारित है, विकास के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखना अगला जो सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास का प्रतिमान, प्रारूप या पैटर्न क्या होता है, एक समान होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म या किसी भी स्थान का बालक हो, उसका प्रतिमान या पैटर्न या प्रारूप समान रूप से चलेगा। इसको इस तरीके से समझिए, यदि मान लिया जाए कोई भारत के में जन्मा बच्चा है, वो शिशु काल से किस में जाएगा, बाल्यावस्था में, फिर किस में जाएगा, किशोरावस्था में, फिर यौवन की तरफ आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यह हम नहीं कह सकते कि अमेरिका में जो पैदा हुआ बच्चा है वो किस अवस्था से किस अवस्था में चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा कभी भी शिशुअवस्था से किशोरावस्था में सीधे नहीं लाग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि विकास का प्रतिमान या प्रारूप या पैटर्न है वो हर जगह क्या रहता है, एक समान रहता है। अब देखना विकास के अनेक वाद होते हैं या विकास के सिद्धांतों को लेकर के मनोवैज्ञानिक है वो एक मत नहीं है, जिसके कारण से क्या चलते हैं, इनके बीच के अंदर क्या चलती रहती है, हमेशा डिबेट चलता रहता है कि ये सिद्धांत सही है, ये सिद्धांत गलत है, इसको लेकर के चलता रहता है। अब देखना अगला जो है बात कहने जा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास में संभाव्यता या लचीलापन पाया जाता है। अर्थात विकास को हम उचित वातावरण देकर के विकास की प्रक्रिया में हम चाहे जैसे बालक को मोड़ सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है विकास का, उसमें विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें विकास की गति या दर में विभिन्नता पाई जाती है। विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक, जिसके कारण से विकास की गति के अंदर क्या देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है। अब ध्यान देना जो विकास का अगला जो सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार पूछा जाता है। विकास क्रमबद्ध व प्रगतिशील प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है क्रमबद्ध। तो यहां पर दो शब्दों को ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्रमबद्ध का अध्ययन क्या है, क्रमबद्ध का अर्थ है निरंतर या सतत प्रक्रिया है। तो क्रमबद्ध का अर्थ क्या है, क्रमबद्ध का अर्थ क्या है, विकास निरंतर या सतत प्रक्रिया है। अर्थात विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है।
इसे क्या कह सकते हैं? विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है। अर्थात विकास कभी भी रुकता नहीं है। इसको साधारण भाषा में कहे तो अब प्रगतिशील का अर्थ क्या है? प्रगतिशील, प्रगतिशील का अर्थ होता है निरंतर क्या करना? सुधार करना, संवर्धन करना या इन्वेस्टमेंट करना। तो ध्यान देना, प्रगतिशील का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ आता है, जो पेपरों में आता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले सीखे गए अनुभव या कौशल में उत्कृष्टता अर्जित करना या सुधार करना। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? जब हमने जो पहले सीखे गए उससे अधिक उत्कृष्ट या अधिक प्रबल कौशलों को क्या करते हैं? हमें सीखते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक क्रमबद्ध और प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्रमबद्धता का अर्थ क्या है? विकास निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रगतिशील का अर्थ क्या है? पहले सीखे गए अनुभव या कौशलों से अगली अवस्था में उत्कृष्टता अर्जित करना या उनके अंदर क्या लाना? परिवर्तन लाना या सुधार लाना। ये क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगतिशीलता कहलाती है। विकास की प्रगतिशीलता कहलाती है। तो विकास कैसा होता है? क्रमबद्ध और प्रगतिशील होता है। अब हमने विकास के अनेक सिद्धांत पढ़े। अब मैंने एक बात कही थी विकास के सिद्धांतों में कि विकास के सिद्धांतों को लेकर के अनेक तरीके के वाद यहां पर चलते हैं मनोविज्ञान में, जिसको लेकर के क्या है? मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। अर्थात इनमें हमेशा क्या रहती है? दुविधा रहती है या द्वंद रहता है या डेलिमा रहती है। तो वो डेलिमा या वे द्वंद कौन कौन से हैं विकास को लेकर के, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो स्लाइड मेरी है वो किस पर आधारित है? विकास के वाद। विकास के वाद, विकास के वाद। जो मनोवैज्ञानिकों में विकास को लेकर के जो वाद चलते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण वाद है वो 3 प्रकार के वाद है जिनको लेकर के मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है और इनका बीच का रास्ता निकाला गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। कि कुछ मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं और दूसरे जो समूह है या दूसरा जो धड़ा है वो उनके बारे में कुछ और कथन कहता है। लेकिन अब मनोविज्ञान ने क्या किया है? इनके बीच का रास्ता निकाला है, जिससे क्या हो, एक सरलीकृत या मानकीकृत चीजें हैं वो विकास को लेकर के शिक्षार्थियों या जो लाभार्थी है, जो बच्चे हैं, उन तक पहुंचाई जा सके। तो उसके लिए हमने 3 प्रकार के वाद है वो निर्धारित किए हैं मनोविज्ञान ने। सतत बनाम असतत, या इसको क्या कह सकते हैं? निरंतरता बनाम विच्छिन्नता, विच्छिन्नता, कंटिन्यूटी बनाम अनकंटिन्यूटी, मतलब सतत और असतत। तो ध्यान देना, मनोवैज्ञानिकों का एक धड़ा, अब बनाम क्यों लगाया है? क्योंकि जब कोई केस होता है, वाद होता है, तो उसमें 2 धड़े होते हैं जिसमें एक कुछ कहता है और दूसरा उसके विपरीत बात कहता है। तो हम जब केस में देखते हैं ना कि केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार,
केशवानंद भारतीय संविधान को लेकर के कुछ व्याख्या कर रहे थे और भारत सरकार कुछ कर रही थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने क्या दिया था, फैसला दिया था। इसी तरीके से इन वादों का निपटारा भी किसके द्वारा किया गया है, मनोवैज्ञानिक परिषदों के द्वारा किया गया है, जिसको हम आज यहाँ से बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं अब पात्रता परीक्षाओं में, अध्यापक की मेन परीक्षाओं में। तो सतत बनाम असततवाद क्या है, तो सतत बनाम असततवाद को एक साधारण भाषा में समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि विकास क्या होता है, निरंतर या सतत या क्रमबद्ध होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का दूसरा धड़ा क्या कहता है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो लेकिन इसको लेकर के जो व्याध का निपटारा किया गया उसको लेकर के क्या कहा गया है, वो बातें हमें इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखनी है। तो इस वाद का जो निपटारा किया गया कि मनोवैज्ञानिकों का एक समूह क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिकों का एक समूह क्या कह रहा है, विकास सतत है या सतत प्रक्रिया है, और मनोवैज्ञानिकों का दूसरा समूह क्या कह रहा है या दूसरा धड़ा क्या कह रहा है, विकास असतत है या अनिरंतर है या विच्छिन्न है, टूटा फूटा है। अब ध्यान देना, जो मनोवैज्ञानिकों ने बीच का रास्ता निकाला वो इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना, ये बहुत बार बार एग्जाम में इसको लेकर के सीधी की सीधी लाइन ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में। तो ध्यान देना, इसको लेकर के जो मनोवैज्ञानिकों ने जो निर्णय लिया है वो है ये है कि विकास को तात्कालिक अवस्था में देखा जाए, देखा जाए तो विकास में निरंतरता दिखती है, या दिखाई देती है। यदि हम कम समय के लिए विकास को देखें, कम टाइम पीरियड में देखें, जैसे 0 से 2 साल के बालक को देखते हैं, तो विकास में कैसी दिखाई देती है, निरंतरता दिखाई देती है। लेकिन यदि विकास को दीर्घकाल तक देखा जाए तो विकास कैसा दिखता है, पड़ाव में होता हुआ नजर आता है। यदि इसका उल्टा, यदि विकास को दीर्घ काल अवधि तक देखा जाए, तक अनुभव किया जाए, किया जावे, तो विकास पड़ाव में होता हुआ नजर आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक बालक को देखा तो उसकी शिशुअवस्था अलग थी, उसकी बाल्यावस्था अलग थी, उसकी किशोरावस्था अलग थी, तो ये पड़ाव में होता हुआ नजर आता है। अर्थात विकास के अंदर क्या दिखाई नहीं देती है, निरंतरता दिखाई नहीं देती है। तो इस बात का निपटारा इस तरीके से किया गया कि विकास को यदि हम छोटी अवस्था में देखेंगे, कम समय के लिए देखेंगे या तात्कालिक अवस्था में देखेंगे, तो विकास कैसा नजर आएगा, निरंतर नजर आएगा। जबकि यदि विकास को हम दीर्घकालीन अवधि तक देखेंगे, यदि बड़े लंबे पीरियड तक देखेंगे या इसका लॉन्गिट्यूड अध्ययन करेंगे, तब हमें विकास कैसा दिखाई देगा, असतत या टूटा हुआ या विच्छिन्न दिखाई देगा, या अनिरंतर दिखाई देगा, या पड़ाव में नजर आएगा। तो ये था विकास का सतत बनाम असतत। तो पहला वाद कौन सा, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा विकास का एक वाद नहीं है, तो पहला वाद कौन सा है, सतत बनाम
असतत। दूसरा नाम क्या है? निरंतरता बनाम विच्छिन्नता, या इसको क्या कह सकते हैं? निरंतरता बनाम अनिरंतरता। तो मनोवैज्ञानिकों का एक धड़ा कहता है कि विकास सतत है, दूसरा धड़ा क्या कहता है? असतत है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बीच का रास्ता निकाला कि आप दोनों सही हो। यदि विकास को छोटी अवस्थाओं में देखा जाए या कम समय के लिए देखा जाए तो विकास निरंतर होता हुआ प्रतीत होता है, और यदि विकास को दीर्घकालीन अवधि में देखा जाए तो विकास क्या दिखाई देता है? पड़ावों से होता हुआ, गुजरता हुआ नजर आता है। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। पहला वाद हमारा यहाँ पर निपटारा हो गया, अर्थात हमारा एक केस क्या हो गया? पूर्ण हो गया। किसको लेकर के? विकास को लेकर के। अब दूसरा जो वाद है वो विकास को लेकर के जो चलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। उसको बोलते हैं प्रारंभिक अनुभव। प्रारंभिक अनुभव बनाम प्रवर्ती अनुभव। अर्थात इसको दूसरा नाम क्या से कह सकते हैं? प्रारंभिक का अर्थ है पूर्ववर्ती अनुभव। पूर्ववर्ती अनुभव, अनुभव बनाम प्रवर्ती या पश्चवर्ती की भी कह सकते हैं। प्रवर्ती को क्या कह सकते हैं? जो बाद में आए, जो पीछे आए। पश्चवर्ती अनुभव हिंदी के शब्दों का घोल है, बाकी वही चीजें हैं। अब विकास का एक धड़ा कहता है कि विकास में जो पहले चीजें ग्रहण की है वो आगे के विकास में क्या दिखाती है? महत्वपूर्ण भूमिका दिखाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का एक धड़ा दूसरा धड़ा कहता है कि जो पहले चीजें या जो पहले कौशल या जो पहले अनुभव हमने किए हैं वो उन अनुभवों का किस में योगदान नहीं है? आगे के विकास में या आगे के पड़ावों के विकास में या प्रवृत्ति अनुभव ग्रहण करने में कोई योगदान नहीं है। तो वही बात, दो बातें। मनोवैज्ञानिकों का एक समूह क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिकों का एक समूह क्या कह रहा है? पहले सीखी गई चीजें या पहले किए गए अनुभव, पहले प्राप्त अनुभव बाद के अनुभवों को अर्जित करने में सहायक है। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा समूह क्या कहता है? पहला समूह हो गया ये फर्स्ट समूह है, और दूसरा समूह है मनोवैज्ञानिकों का दूसरा समूह है। क्या कहता है? कि पहले के अनुभव विकास में बाद के अनुभवों के अर्जन में उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब है कि जो पहले का अनुभव है वो बाद के अनुभवों को अर्जन करने में किसी भी प्रकार की से प्रभावित नहीं करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। तो यहां पर देखना, जब मनोवैज्ञानिकों ने इस वाद का निपटारा किया, जब दो के बीच के अंदर क्या हो जाता है? वाद या हो जाता है, एक तो वादी होता है दूसरा प्रतिवादी होता है, उसका उल्टा कहता है, तो उसका निपटारा तो होना ही है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको लेकर के क्या माना? इन्होंने इसको, मनोवैज्ञानिकों ने प्रथम समय यहां पर क्या रहा? विजेता रहा। दूसरे समूह की बात को पूर्णतः नकार दिया। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो पहले अनुभव करते हैं, जो पहले आप सीखते हैं, पहले जो आप विकसित करते हैं, वह बातें
आपके दूसरी परिस्थिति में सीखने के अंदर क्या करेगी, या दूसरे कौशलों को सीखने के अंदर क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। वो निश्चित रूप से क्या होती है, सहायक होती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्रवृत्ति अनुभव क्या होते हैं, पश्चवर्ती अनुभवों के अभिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस वाद का जो निस्तारण किया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इसमें कहा गया कि प्रवृत्ति अनुभव, सॉरी प्रवृत्ति नहीं, पूर्ववर्ती अनुभव पूर्ववर्ती अनुभव प्रवर्ती अनुभवों के अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका निभाते हैं अर्थात सकारात्मक सहायता प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे वाद का क्या हो गया, निपटारा हो गया। अब ध्यान देना, जो तीसरा वाद चलता है उससे बहुत बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, इसलिए मैंने इसको अंत में करवाया है कि ताकि आपको क्या रखे, नोट ध्यान में रहे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा अंत में आनी चाहिए, सामान्य चीजें पहले और विशिष्ट चीजें बाद में। क्योंकि मैं मनोविज्ञान की दृष्टि से चलने वाला हूं, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं विशिष्ट चीजें बाद में लाता हूं आपके लिए। तो ध्यान देना, अगला जो वाद है वो इंपॉर्टेंट वाद है। जो मनोविज्ञान का अगला वाद है, वो जो तीसरा वाद है, वो कौन सा वाद है, प्रकृति बनाम पोषण, नेचर बनाम नर्चर। अब ध्यान देना, यदि गुजराती लहजे में कहते हो प्रकृति बनाम पोषण, जैसे मोदी जी और राजनाथ जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, दोनों गुजराती है, तो प्रकृति बनाम पोषण या नेचर बनाम नर्चर। इसको याद रखने के लिए मैं ये चीजें जोड़ रहा हूं कि नेचर, प्रकृति बनाम पोषण, प्रकृति बनाम पोषण। तो ध्यान देना, प्रकृति बनाम पोषण, नेचर बनाम नर्चर, इसको शब्द को याद कर लो, आप यही कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। तो प्रकृति बनाम पोषण, तो प्रकृति, अभी आप नहीं समझोगे प्रकृति क्या है, तो मैं प्रकृति को क्या कह सकता हूं, आनुवंशिकता। प्रकृति को मैं क्या कह सकता हूं, जैविकता। प्रकृति को मैं क्या कह सकता हूं, देवीयता। ये चीजें चलती है, और इंग्लिश में एक ही शब्द चलता है, नेचर। अब उलझते हैं इसलिए हैं बालक कि प्रकृति को आनुवंशिकता से नहीं लेते हैं, और किससे ले लेते हैं, वातावरण से ले लेते हैं। क्योंकि प्रकृति शब्द ही ऐसा ही लगता है कि प्रकृति, प्रकृति का मतलब है नेचर, और नेचर किससे संबंधित होगी, आनुवंशिकता से संबंधित होती है। मूल भाव होते हैं ना, वो ज्यादातर आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं। तो प्रकृति को हम क्या कह सकते हैं, आनुवंशिकता, जैविकता और देवीयता। अब ध्यान देना, पोषण, नर्चर। पोषण को हम क्या कह सकते हैं, वातावरण, संवरण या पर्यावरण। पोषण को हम क्या कह सकते हैं, वातावरण, संवरण या पर्यावरण। अब ध्यान देना, वही मनोवैज्ञानिकों का दो समूह बनेगा यहां पर।
एक तो कहेगा कि विकास में आनुवंशिकता की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। जो सब कुछ निर्धारित होता है विकास में वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, आनुवंशिकता के द्वारा ही निर्धारित होता है। लेकिन दूसरा समूह क्या कहेगा उलटफेर में, कि सब कुछ लिखा लिखाया आता है या भगवान की देन होती है, जैसा जन्मता है उसी के अनुसार उसके कर्म में लिखी रेखा। कोई कहने कि रेखाएं ऐसी थी। तो एक कहता है, एक तो क्या मानता है कि हाथ की रेखाओं पर विश्वास करता है, जो आनुवंशिकता जो देवीयता जो प्रदान की है भगवान ने जन्म के समय से, उन्हीं को महत्वपूर्ण मानता है, जो गुण जन्म के साथ में ही पैदा हो गए। एक समय तो ऐसा कहता है। लेकिन दूसरा समय क्या कहता है कि यदि बालक को उचित वातावरण दिया जाए तो हम चाहे जैसा विकसित कर सकते हैं, जो पर्यावरण से ही निर्धारित होता है। तो अब देखो बात भयंकर है कि आनुवंशिकता का भी योगदान होगा, और किसका योगदान होगा, पोषण का भी क्या होगा, योगदान होगा, या पालन पोषण, इसको क्या कह सकते हैं, पालन पोषण। तो पालन पोषण का भी क्या होगा, योगदान होगा। पालन पोषण का भी क्या होगा, योगदान होगा। तो ध्यान देना, तो पहला समय क्या कहता है, मनोवैज्ञानिकों का प्रथम समूह कहता है कि विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता या जैविकता महत्वपूर्ण है। अब दूसरा समूह क्या कहता है, दूसरा समूह क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता के बजाय आनुवंशिकता महत्वपूर्ण न होकर कौन महत्वपूर्ण है, वातावरण महत्वपूर्ण है। वातावरण या पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि एक कथन आता है कि मुझे कैसा भी बच्चा दे दो, मैं जो चाहे उसको बना सकता हूं, जज, चोर, डॉक्टर, वो पढ़ा होगा आपने एक कथन व्यवहारवादियों का। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो दूसरे समूह में आएंगे। यहां पर ध्यान देना, जितने भी मैं यहां पर, क्योंकि हमारे रीट में ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सेकंड ग्रेड वालों के लिए मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि व्यवहारवादी क्या करेंगे। अब बालक के विकास में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वो जो कथन पढ़ा होगा आपने, वो कथन किस समूह से संबंधित होगा, वातावरण। तो वो कथन व्यवहारवादियों से संबंधित है। तो व्यवहारवादी क्या मानते हैं, जबकि संरचनावादी वो आदि जो इसके पहले के जो मनोवैज्ञानिक है वो किसको मानते हैं, आनुवंशिकता या जैविकता या देविकता को क्या मानते हैं, देवीयता को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यदि आपसे कथन आ जाए कि बालक एक क्या होता है, कोरा कागज होता है, हम जिसको चाहे वैसा उसका उकेर सकते हैं, जॉन लॉ का कथन, वो किससे संबंधित होगा, वो किसका समर्थक है, प्रकृति का समर्थक है। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों का रंग होना, आंखों का रंग प्रभावित होता है, वो किससे संबंधित होगा, नहीं वो पोषण से दोनों संबंधित होंगे। ये किससे संबंधित होगा,
प्रकृति से संबंधित होगा आंखों का रंग, क्योंकि आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभावित होता है। तो मनोवैज्ञानिकों का एक समूह कहता है कि विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरा जो कहता है वो कहता है कि एटमॉस्फेयर ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देना, ये कहता है कि आनुवंशिकता, जब इन्होंने इस वाद को सुना मनोवैज्ञानिकों ने, और जो समझदार मनोवैज्ञानिक है इन्होंने इनका निपटारा किया, तब जाकर के जो कथन निकला वो इंपॉर्टेंट कथन है। उन्होंने कहा कि विकास में आनुवंशिकता व वातावरण, या कहूं तो प्रकृति या पोषण, दोनों का सापेक्ष योगदान है। योगदान है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अर्थात विकास बराबर प्रकृति इंटू पोषण। विकास प्रकृति और पोषण का क्या है, गुणज है। अब ध्यान देना, मनोवैज्ञानिक यहां तक भी नहीं रुके, इसकी व्याख्या आगे की। हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता विकास की परिधि को निश्चित करती है। परिधि को निश्चित करती है, या सीमा तय करती है। हम किसी बालक को उचित वातावरण प्रदान कर, उचित वातावरण प्रदान कर, वातावरण प्रदान कर, प्रदान कर उस सीमा तक बालक का विकास कर सकते हैं। विकास कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझना इस चीज को, कि मान लिया जाए किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के जीन्स में काला रंग है या सांवला रंग है, तो हम मान लिया जाए उसको ठंडे प्रदेश में रखेंगे, क्योंकि रंग तो दो ही होते हैं, काला या गोरा। वैसे भी घना गाया जाता है कि काले काले मुखड़े पे गोरा गोरा चश्मा, या गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कैसे भी गाओ, वही बात है, लेकर के चलते हैं।
गाना ऐसे गा दिया तो ऐसे चल जाता, और ऐसे गा दिया तो ऐसे चल गया कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो वैसे दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। काला और गोरा रंग तो क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी व्यक्ति या किसी बालक का रंग कैसा है, काला है, और जीन्स में ही काला है, जीन्स से ही प्राप्त हुआ है या आनुवंशिकता से ही प्राप्त हुआ है, तो हम उसको ठंडे प्रदेशों में रखेंगे। स्विट्जरलैंड जो ठंडे देश है जिसमें अधिकतर हॉलीवुड फिल्मों की रिकॉर्डिंग होती है, उस देश में ले जाकर के रखेंगे, या ग्रीनलैंड में भी रख दो आप ठंडे प्रदेशों में, तो या ध्रुवीय प्रदेशों पर ले जाइए उसको, तो भी वो उसके रंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि जींस है उसके अंदर ही उसकी जो त्वचा का रंग है वो कैसा है, काला है। लेकिन ध्यान देना, मान लिया जाए कि उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, कि मतलब वो काले से क्या हो सकता है, सांवला हो सकता है जाने पर, क्योंकि उसकी सीमाएं क्या है, उसकी परिधि क्या है, आनुवंशिकता ने बांध रखी है। वो कभी भी अंग्रेजों की तरह नहीं दिख पाएगा, क्योंकि उसका जीन ही कैसा है, काले रंग का है। अब दूसरी बात मैं कहूं कि एक बालक की बौद्धिक क्षमता है, उस बौद्धिक क्षमता तक बालक को हम क्या कर सकते हैं, वातावरण प्रदान करके, शिक्षण नियोजन करके हम क्या कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। लेकिन उस बौद्धिक क्षमता से परे हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आनुवंशिकता क्या करती है, विकास की परिधि को या विकास की दीवार खींचती है, और उसी दीवार के भीतर हम क्या करते हैं, उचित वातावरण प्रदान करके हम बालक का विकास कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस तरीके से बीच का रास्ता निकाला, और तीनों वादों को निश्चितता से या एक कहे तो अनुकूलनता के साथ में निपटान किया। तो तीन वाद कौन कौन से हैं, एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला वाद जो विवाद को लेकर के चलता है, सतत बनाम असतत। दूसरा निरंतरता बनाम अनिरंतरता। और तीसरा वाद है वो कौन सा है, प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति का अर्थ है आनुवंशिकता, और पोषण का अर्थ है कि लालन पालन या वातावरण कैसा मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन तीनों वाद से क्वेश्चंस आता है, और इन तीनों वाद को आपको याद रखना है। और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण वाद है कि योगदान सापेक्षता होता है। सापेक्षता का अर्थ क्या है, सापेक्षता का अर्थ क्या है कि मान लिया जाए कि मैं आग के साथ बैठूंगा तो आग के साथ में कैसा अनुभव करूंगा, गर्माहट अनुभव करूंगा। यदि मैं बर्फ की सिल्ली के पास में जाऊंगा तो कैसा अनुभव करूंगा, ठंड अनुभव करूंगा। यही तो न्यूटन की सापेक्षतावाद है। मतलब वातावरण प्रभावित करता है, लेकिन वातावरण किसको प्रभावित करता है, आनुवंशिकता की सीमाओं से बाहर प्रभावित नहीं कर सकता है। आनुवंशिकता ने लकीर खींच दी है, उस लकीर के आगे हम उस बालक के विकास को कितना भी प्रयास कर ले, या कितना भी पुनर्बलन दे दे, या कितना भी संबलन दे दे, उसके आगे हम नहीं ले जा सकते। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय सांवरिया सेठ की। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताना। धन्यवाद।